गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। और जहाँ सेकेंड यूनिट है पेज नंबर 63 पर, यहाँ इन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये समझाया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट्स आया है ना, लोगों नई नई जो ब्रांचेज हैं बायो की वो डिस्कवर होती गई, जैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जैसे एनेटमी है ना, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे बायोकेमिस्ट्री, और जैसे हिस्टोलॉजी, ये नई नई, और फिजियोलॉजी, ये नई नई जो ब्रांचेज हैं वो समय के साथ डिस्कवर होती गई, वही इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर कैथरीन इसाउ नाम की एक साइंटिस्ट के एक डिस्क्रिप्शन दिया है। एनेटमी खासतौर से जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे, यानी कि जिनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनकी इन्होंने उस पर खास काम किया है और इसीलिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अब आते हैं हम अपने चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इस चैप्टर में हम फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स की हम मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनेटमी हमारे सिलेबस में है। पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, फिर हम पढ़ेंगे एनेटमी। सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज है प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में, और सबसे ज़्यादा अर्थ क्या है, वाइड स्प्रेड है, सबसे सक्सेसफुल प्लांट्स में आते हैं, इसीलिए हम इन्हें पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल डिटेल्स, स्ट्रक्चरल डिटेल्स या फीचर्स, यानी कि जिनको हम बाहर से देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें स्ट्रक्चरल डिटेल्स या फीचर्स कहा जाता है, उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से दिखने वाली चीज़ों, जो स्ट्रक्चर्स या फीचर्स हैं, उनकी स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इन चीज़ों को हम बाहर से ही देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं, क्या ये सब प्लांट्स में सेम होती हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, नहीं, ये सब में सेम नहीं होती। अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से ये अलग अलग तरह से एडेप्टेड होती हैं। जैसे अलग अलग कंडीशंस में रूट्स अलग अलग तरह की होती हैं, लीव्स अलग अलग तरह की होती है ना। एडेप्टेशंस हैं एनवायरनमेंट के लिए, एडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा, यानी कि अलग अलग फंक्शंस की वजह से ये अलग अलग रूप रंग ले लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द रूट। अगर हम किसी प्लांट के रूट को देखें तो उसमें हमें क्या दिखता है कि एक रूट तो सबसे मेन होती है, उसे कहते हैं प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से फिर साइड में दूसरी रूट्स अराइज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स। ये दिखने में किस तरह से होती है कि एक मेन रूट स्ट्रक्चर होगा और एक उस मेन रूट स्ट्रक्चर से फिर साइड में सेकेंडरी रूट्स अराइज होंगी, और फिर सेकेंडरी से अराइज होंगी फिर टर्शरी, और सबसे एंड का जो स्ट्रक्चर होता है इस ब्रांचिंग के दौरान उसे हम कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखो प्राइमरी रूट्स जो हैं ये और सेकेंडरी रूट्स या टर्शरी रूट्स, ये सब मिलके बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम इन्होंने कहाँ दिखा है? फिगर 5.1 में, फिगर 5.2 में, यहाँ पर इन्होंने रूट्स के सिस्टम दिखाए। सबसे पहले वाला जो डायग्राम है 5.1, इसमें प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट दोनों को मिला के रूट सिस्टम होता है, ये दिखाया गया है। इसके अलावा प्लांट का वो वाला पार्ट जो कि मिट्टी के सतह से ऊपर होगा उसको कहा जाता है स्टेम या शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीव है, नोड्स और इंटरनोड्स हैं, और बड है। अब बड कैसी होती हैं? बड दो टाइप की होती हैं। अगर वो आगे चल के पत्तियों को जन्म देंगी तो उन्हें वेजिटेटिव बड कहते हैं, और अगर वो फ्लावर्स को जन्म देंगी तो उन्हें फ्लावरिंग बड कहते हैं। ये तो बात हुई बड्स की। अब नोड्स और इंटर नोड्स क्या होते हैं? नोड्स वो होते हैं जहाँ से ब्रांचेस या लीव्स अराइज होती हैं, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है या पोर्शन होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। अब टैप रूट सिस्टम जो है वो किन प्लांट्स में पाया जाता है? वो पाया जाता है डाइकॉट प्लांट्स में। और फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है? मोनोकॉट प्लांट्स में।
As seen in the mustard plant, in monocots, primary root is short-lived, replaced by large number of roots. तो fibrous root कैसी होती है, जैसे कि हमें 5.2 के बी पार्ट में दिखाई गई है कि इसमें कोई एक प्राइमरी रूट नहीं होती, बल्कि एक ही पॉइंट से अराइज होती हुई बहुत सारी रूट्स होती हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। इसके बाद देखो क्या कहा है उन्होंने, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से रूट्स अराइज होने लगती है, उनको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। देखो रेडिकल क्या होता है और प्लूम्यूल क्या होता है। जिस समय एक सीड जर्मिनेट होता है उस समय उसका जो एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट जो कि रेडिकल कहलाएगा, एक पार्ट जो कि प्लूम्यूल कहलाएगा। प्लूम्यूल जो होगा वो किसको जन्म देगा, शूट सिस्टम को। रेडिकल किसको जन्म देगा, रूट सिस्टम। अब ये जो रेडिकल से राइज होती है उनको रूट्स कहते हैं, लेकिन सपोज करो कि अगर प्लांट के किसी और पार्ट से जैसे कि स्टेम से राइज होने लगे तो उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। एडवेंटिशियस रूट्स क्या फंक्शन करती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट करना, है ना। अगर स्टेम वीक है तो उसे सपोर्ट करना। अब आगे की लाइन में इन्होंने रूट्स की फंक्शंस दी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स, absorption of water and minerals। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग एंकरेज, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्रोवाइडिंग एंकरेज, एंकरेज का मतलब ये है कि वो मिट्टी में पकड़ बना के रखती है तभी प्लांट स्थिर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। आवश्यकता पड़ने पर ये फूड मटेरियल को भी स्टोर कर लेती है। इस और लास्ट क्या बोला है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको पीजीआर कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब कुछ हार्मोन्स को भी ये बनाती है। तो ये अलग अलग फंक्शन है रूट्स के। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दिया इन्होंने रीजन्स ऑफ रूट, यानी कि कौन कौन से एरिया पाए जाते हैं रूट्स को अगर हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है रीजन्स ऑफ रूट। अब रीजन्स ऑफ रूट फिगर 5.3 में देखो। 5.3 में सबसे पहले अगर हम रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट देखें तो उसे कहते हैं रूट कैप। रूट कैप ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब रूट नीचे की तरफ जाएगी तो उसे सॉइल पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। उस फ्रिक्शन से जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं रूट के, उनको वो बचाने का काम करती है रूट कैप। ये रूट कैप का फंक्शन है। इसके ठीक आगे प्रेजेंट होती है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन, यानी कि ऐसा एरिया है जहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब है कि वो सेल डिवीजन वहां पर तेजी से होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन। इसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन रीजन, यानी कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से जो सेल्स बने उन सेल्स के इलोंगेशन होगा इस जोन में। यहाँ पर सेल डिवाइड होंगे, यहाँ पर सेल इलोंगेट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो सेल यहाँ पर लंबे हो गए थे वो सेल यहाँ पर मैच्योरेट होंगे, मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, तो 3 जोन इन्होंने दिखाई है। सबसे पहले तो रूट कैप होती है जो सारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन, जहाँ सेल्स एक्टिवली मल्टीप्लाई होते हैं। फिर आती है इलोंगेशन रीजन, यानी कि जहाँ पर सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेट यानी लंबे हो जाते हैं। और फिर सबसे बाद में आती है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पर कि वो मैच्योर हो जाएंगे। इस डायग्राम में तुम लोग रूट हेयर भी देख रहे होंगे।
ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली जो जोन है वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल, थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म के होते हैं। उसका कारण ये है कि वो सेल अभी अभी मल्टीप्लाई होकर बने हैं, इसीलिए वो सेल छोटे हैं और उनका प्रोटोप्लाज्म डेंस है। इसके बाद आगे हम देखें तो रीजन ऑफ इलोंगेशन वाले जो सेल्स हैं वो साइज में इंक्रीज हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर होने का मतलब तो तुम जानते हो क्यों मैच्योर होना, लेकिन डिफ्रेंशिएट का मतलब ये है कि वो अपनी पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की, कि क्या रूट्स कोई और फंक्शन भी करती हैं जो उनकी प्राइमरी फंक्शन है उसके अलावा। मॉडिफिकेशंस, अब देखो मॉडिफिकेशंस क्या है। ये मॉडिफिकेशन रूट का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट करना और एब्जॉर्ब करना, लेकिन इसके अलावा वो कुछ और फंक्शन भी करते हैं। जैसे अगर वो सपोर्ट देती है तो इसके एग्जांपल एडवेंटिशियस रूट्स में देखने में आते हैं, या वो स्टोरेज कर सकती है, या वो रेस्पायर कर सकती है। तो ये अलग अलग तरह से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अगर स्ट्रक्चर अपनी मेन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन करे तो उसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल देखो क्या है, कैरेट और टर्निप जो है ये स्टोर करती है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो ये भी स्टोर करती है फूड मटेरियल को, क्योंकि ये रूट्स कैसी हो जाती हैं, स्वॉलन। इसके अलावा जो बेनियन ट्री से हैंगिंग स्ट्रक्चर है जिनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, वो सपोर्ट देने वाले स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, बेनियन से लटकने वाली प्रॉप रूट्स। इसके अलावा शुगर केन में जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो भी सपोर्ट का फंक्शन करती है। स्टोरेज का फंक्शन दिया इन्होंने एग्जांपल कैरेट, टर्निप, कैरेट दिया है, टर्निप दिया है और स्वीट पोटैटो दिया है, ये तीन दिए। रेडिश भी इसका एग्जाम्पल है। अब आती है बात रेस्पिरेशन की, है ना। मेज और शुगर केन ये भी इसी के एग्जाम्पल है, मेज, शुगर केन ये भी सपोर्ट देने वाले के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा दीज आर कॉल्ड स्टिल फ्रूट्स। देखो प्रॉप फ्रूट्स किनको कहते हैं, ये जो सपोर्ट देने का काम करती है। दीज आर कॉल्ड प्रॉप फ्रूट्स बेनियन के केस में, इनको प्रॉप फ्रूट्स कहा जाता है। और स्टिल फ्रूट्स किन्हें कहते हैं, स्टिल फ्रूट्स कहते हैं मेज और शुगर केन के केस। अब बात आती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के एग्जांपल है राइजोफोरा। राइजोफोरा के केस में जो रूट्स हैं वो जमीन की सतह से ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि उनको रेस्पायर करना है ना, ऑक्सीजन को कैच करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे एरिया में ग्रो करती हैं जो कि मार्शी होते हैं, यानी कि दलदली इलाकों में पाई जाती है। देखो फिगर 5.5 में ए में दिखाया है स्टोरेज, बी में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वाली जो इमेज है उसमें तुम्हें ज़मीन से बाहर निकली हुई कई सारी रूट्स दिखाई देंगी। ऐसी रूट्स को कहते हैं न्यूमेटोफोर। राइजोफोरा उस प्लांट का नाम है जिसमें ये रूट्स पाई जाती हैं, और ऐसी रूट्स को कहते हैं न्यूमेटोफोर। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के रूट्स के एग्जाम्पल्स और मॉडिफिकेशंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ेंगे स्टेम और उसकी मॉडिफिकेशंस। थैंक यू।